आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या किसी चिकित्सीय जांच की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, जैसे हर चीज नपी तुली हो। सही कहा। मतलब जैसे अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए, तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ नजर आ जाती है, और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है, देखिए समस्या यहाँ है। एकदम सही। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ बाइनरी मामला होता है। हाँ, और ये बात इंसानों को, मतलब हम सभी को, एक तरह का सुकून देती है। हम चीजों को तब ज्यादा पसंद करते हैं जब वे साफ साफ दिखाई दे, है ना? जब हम उन्हें किसी श्रेणी या सफेद और काले रंग में बांट सकें। बिल्कुल, क्योंकि ग्रे एरिया या धुंधलापन हमें परेशान करता है। लेकिन जरा सोचिए, जब हम समाज की बीमारियों, उसकी जटिलताओं और हाशिए पर खड़े लोगों के संघर्ष की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि समाज की हड्डियां शरीर की तरह नहीं टूटती, उनका टूटना बहुत जटिल होता है। एकदम सही। परिदृश्य बहुत ही धुंधला हो जाता है। ऐसे में साहित्य ही वो एकमात्र एक्सरे मशीन बचती है जो हमें इस धुंधलेपन के पार देखने में मदद करती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। साहित्य ही वो आईना है जो समाज की असली परतें उखाड़ता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम सुनने वालों के लिए हिंदी साहित्य के दो बिल्कुल अलग अलग युगों के एक्सरे रिपोर्ट को एक साथ रखकर पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प तुलना होने वाली है। बिल्कुल। एक तरफ मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानियां हैं, जैसे ईदगाह और त्रियाचरित्र, और दूसरी तरफ हमारे पास समकालीन कथाकार शिव मूर्ति के साहित्य पर आधारित कुछ बहुत ही बेहतरीन शोध पत्र हैं। हाँ, जिनमें कसाईबाड़ा, त्रियाचरित्र और कुची का कानून जैसी एकदम झकझोर देने वाली रचनाएं शामिल हैं। का एक बहुत ही स्पष्ट कारण भी है। हमारा उद्देश्य ये देखना है कि कैसे हिंदी कहानियों में ग्रामीण भारत और हाशिए के समाज का चित्रण प्रेमचंद के आदर्शवादी यथार्थवाद से लेकर शिवमूर्ति के कठोर और निर्मम यथार्थवाद तक बदल गया है। और सुनने वालों के लिए ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ कहानियों का सफर नहीं है। ये असल में हमारी सामाजिक यात्रा का एक बहुत ही प्रामाणिक दस्तावेजीकरण है। ये दिखाता है कि समाज का आईना समय के साथ कैसे अधिक पारदर्शी और कड़वा हुआ है। सही बात है। और इस एक्सरे को पढ़ने से पहले मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इस चर्चा में दलित विमर्श, सामंती व्यवस्था और नारीवाद जैसे कुछ बहुत ही संवेदनशील मुद्दे सामने आएंगे। हाँ, इन कहानियों की मूल आत्मा ही यही है। बिल्कुल। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ किसी विचारधारा, राजनीति या किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ उस एक्सरे रिपोर्ट को निष्पक्ष होकर पढ़ रहे हैं। हम बीमारी पैदा नहीं कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। साहित्य और शोध पत्रों में जो यथार्थ दर्ज है, हम बस उसकी परतें खोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। प्रेमचंद के संसार से शुरू करते हैं। इन शोध पत्रों में ना बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आदर्शवादी यथार्थवाद। ये प्रेमचंद के साहित्य को समझने की कुंजी है। पर मैं सोच रही थी, एक मिनट के लिए रुकते हैं। यथार्थवाद का मतलब है जो असली है, जो रियल है। तो फिर उसमें आदर्शवादी विशेषण जोड़ने का क्या मतलब है? क्या यथार्थ सिर्फ यथार्थ नहीं होता? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है। देखिए, प्रेमचंद उस दौर में लिख रहे थे जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय गांधीवादी प्रभाव अपने चरम पर था। अच्छा, तो उस समय के माहौल का सीधा असर उनकी लेखनी पर था। बिल्कुल। प्रेमचंद समाज की कड़वी सच्चाई जैसे कि गरीबी, भुखमरी और शोषण को पूरी तरह दिखाते थे। ये उनका यथार्थवाद था। वे सच को छुपाते नहीं थे। समझ रही हूँ। लेकिन वे कहानी का अंत अक्सर एक नैतिक जीत या किसी शोषक के हृदय परिवर्तन के साथ करते थे। क्योंकि उस समय समाज को एक आदर्श की जरूरत थी, एक नैतिक दिशा की जरूरत थी। हाँ, वे ये संदेश देना चाहते थे कि कितनी भी गहरी अंधेरी रात क्यों ना हो, इंसानियत की सुबह जरूर होगी। एकदम सही। और अगर हम उनकी कहानी ईदगाह की बात करें, तो ये बात उस पर पूरी तरह लागू होती है। अरे ईदगाह, ये कहानी तो शायद हर किसी ने स्कूल में पढ़ी होगी। हामिद की कहानी है ना? हाँ, वही हामिद। एक ऐसा बच्चा जिसके पास केवल 3 पैसे हैं, उसके माता पिता नहीं है, और वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। गरीबी एकदम चरम पर है उस कहानी में। बिल्कुल। लेकिन जब वो मेले में जाता है तो वो खिलौने या मिठाई नहीं खरीदता, वो अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा लाता है। हाँ, और वो चिमटा सिर्फ एक खिलौना नहीं रह जाता।
अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो ऐसा लगता है जैसे हामिद कोई आम बच्चा है ही नहीं। आगे ऐसा क्यों कहती हैं? मतलब गरीबी ने उसके अंदर एक वयस्क, एक अडल्ट को कैद कर दिया है। वो चिमटा उसकी परिपक्वता का प्रतीक है। दादी की उंगलियों को चूल्हे की आग से बचाने की एक ढाल है। अरे वाह, क्या बात कही आपने। हामिद का ये कदम ही तो वो आदर्शवाद है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि घोर अभाव और भयानक गरीबी भी हामिद की मानवीय गरिमा और उसके प्रेम को कुचल नहीं पाई। इंसानियत अंत में जीत जाती है। और इसी तरह का एक और मजबूत उदाहरण उनकी कहानी त्रियाचरित में मिलता है। सेठ लगनदास का गोद लिया हुआ बेटा मगनदास, जो अपनी अमीर पत्नी इंदिरा को छोड़कर अपने स्वाभिमान के कारण घर से निकल जाता है। हाँ, ये कहानी तो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सच में। मगनदास घर छोड़कर एक गांव पहुंचता है और वहां उसे रंभा नाम की एक बेहद सादी और भोली भाली लड़की मिलती है। रंभा उसके लिए पानी भरती है, चक्की पीस की है ना? हाँ, और मगनदास उस घोर गरीबी और मेहनत में भी एकदम स्वर्ग जैसा आनंद महसूस करता है। उसे लगता है कि उसे दुनिया का सबसे सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब मगनदास को किसी काम से वापस दिल्ली जाना पड़ता है। ओहो, वो हिस्सा तो बहुत ही नाटकीय है। बिल्कुल। वो रंभा को छोड़ने के विचार से ही तड़प उठता है, लेकिन अचानक रंभा कहीं गायब हो जाती है। और फिर जब वो दिल्ली लौटता है, हाँ, जब मगनदास दिल्ली लौटकर पहली बार अपनी पत्नी इंदिरा के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि इंदिरा ही असल में रंभा थी। बाप रे, मतलब इंदिरा ने एक गरीब मालिन के साथ मिलकर ये पूरा स्वांग रचा था ताकि वो अपने पति का सच्चा प्यार हासिल कर सके। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि प्रेमचंद के साहित्य में अंततः मानवीय गरिमा, आदर्श और प्रेम की ही जीत होती है। हाँ, मतलब इस कहानी में त्रिया चरित्र, जिसका आमतौर पर शाब्दिक अर्थ स्त्री की चालाकी या एक नेगेटिव तरीके से लिया जाता है, उसे प्रेमचंद ने एक बेहद सकारात्मक शब्द बना दिया। एकदम सही। यहाँ त्रिया चरित्र का अर्थ स्त्री के प्रेम, उसके त्याग और उसकी बुद्धिमत्ता या कह लें उसके जादू के संदर्भ में लिया गया है। उसने किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपना घर बसाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ये प्रेमचंद का वो समाज है जो एक आंतरिक नैतिक कंपस पर निर्भर करता है। लोगों का ज़मीर जागता है और चीजें अपनी सही जगह पर आ जाती हैं। लेकिन यहाँ से हमारी ये कथा एक बड़ा मोड़ लेती है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम शिवमूर्ति के युग में आते हैं, जो प्रेमचंद के कई दशकों बाद का समय है, तो समाज का वो आंतरिक नैतिक कंपस पूरी तरह से टूट चुका होता है। मतलब आजादी के बाद का भारत। हाँ, आजादी के बाद जब लोगों को यह एहसास हुआ कि सिर्फ अंदर की अच्छाई से, इस संस्थागत भ्रष्टाचार से नहीं लड़ा जा सकता, तब साहित्य में इस निर्मम यथार्थवाद का जन्म हुआ। शिवमूर्ति का गांव प्रेमचंद के गांव की तरह मासूमियतों और उम्मीदों से भरा नहीं है। और ये बात एकदम साफ दिखती है, क्योंकि जब हम शिवमूर्ति की कहानी कसाई बाड़ा के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गांव की वो मासूमियत सच में पूरी तरह मर चुकी है। कसाई बाड़ा शिवमूर्ति की सबसे सशक्त कहानियों में से एक है। पर एक बात मुझे हैरान करती है, इस कहानी में शनिचरी नाम की एक दलित महिला अपने हकों के लिए अनशन पर बैठी है और वो एक गांधीवादी अनशन कर रही है। हाँ, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रही है। तो हमने पुरानी कहानियों और फिल्मों में देखा है कि अनशन से तो बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। हाँ। तो क्या शिवमूर्ति के गांव में वो फॉर्मूला काम नहीं करता? नहीं, शिवमूर्ति इसी भ्रम को बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं। कसाईबाड़ा में अनशन एक हथियार नहीं रहा, बल्कि वो सत्ताधारियों के लिए एक तमाशा बन गया है। तमाशा कैसे? देखिए, शनिचरी के समर्थन में जो लीडर बाहर से आता है वो असल में भ्रष्ट प्रधान और पुलिस के दरोगा से मिला हुआ है। सिस्टम ने अब अनशन और विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक करना सीख लिया है। हे भगवान, मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बिल्कुल। वो लीडर बाहर से शनिचरी का बहुत बड़ा समर्थक होने का दिखावा करता है, वो उसे जूस पिलाकर उसका अनशन तुड़वाता है और फिर और उसी वक्त, उसी भावुक पल में धोखे से कागजों पर उसका अंगूठा लगवाकर उसकी बची खुची जमीन भी हड़प लेता है। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब जिस संस्था या जिन लीडरों को हाशिए के लोगों की आवाज बनना चाहिए था, वे ही उन्हें जिंदा निगल रहे हैं। इसीलिए तो इस कहानी का नाम कसाई बाड़ा है। ये सिर्फ जानवरों को मारने की जगह नहीं है, यहाँ इंसानियत को हलाई किया जा रहा है। हाँ, जहाँ गरीबों के अधिकार और उनकी आजीविका को सरेआम काटा जा रहा है।
शोध पत्रों में ये भी जिक्र है कि यहाँ आदर्श विवाह की आड़ में बेबस लड़कियों को देह व्यापार में भी धकेल दिया जाता है। एकदम सही पढ़ा आपने। इस कहानी का मुख्य विश्लेषण यही है कि केवल वैचारिक चेतना काफी नहीं है। शनिचरी में राजनीतिक चेतना तो है, वो अनशन भी कर रही है, लेकिन सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि चेतना भी हार जाती है। जब तक संस्थाएं जैसे पुलिस या पंचायत शोषकों के कब्जे में है, तब तक केवल चेतना से न्याय नहीं मिल सकता। बिल्कुल। और अगर हम अपने उस स्त्रीय चरित्र वाले विषय पे वापस लौटे। हाँ, मुझे उस पर बात करनी थी। शिवमूर्ति की भी एक कहानी का नाम तिरिया चरित्र है। शीर्षक लगभग एक जैसा है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये गहरा विरोधाभास है। शीर्षक एक है, लेकिन शोध पत्र बताते हैं कि इसका अर्थ प्रेमचंद की कहानी से बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। कैसे? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे एक ही समाज समय के साथ शब्दों को एक हथियार में बदल देता है। प्रेमचंद के लिए ये शब्द स्त्री की बुद्धिमत्ता था, एक जादू था जो परिवार को जोड़ता था। शिवमूर्ति के यहाँ आते आते पितृसत्ता ने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर स्त्री को कुचलने के लिए त्रिया चरित्र को एक गाली या चरित्रहीनता का ठक्का बना दिया है। अच्छा, तो ये एक हथियार बन गया है। और इस कहानी की मुख्य पात्र विमली की यात्रा इस बात को पूरी तरह साबित करती है। विमली कोई आम अबला नारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो ईंट के भट्ठे पर काम करती है। जब उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता चला जाता है, तब भी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। हाँ, वो आत्मनिर्भर है। वो इतनी मजबूत है कि जब उसकी खुद की माँ उसे किसी और मर्द के साथ रहने की सलाह देती है, तो विमली साफ कह देती है कि वो कोई गाय भैंस नहीं है जिसे किसी खूंटे से बांध दिया जाए। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और विमली की यही आजादी, यही आत्मनिर्भरता इस पितृसत्तात्मक समाज की आंखों में खटकती है। समाज को बर्दाश्त नहीं होता कि एक औरत बिना मर्द के सहारे कैसे जी रही है। बिल्कुल। और जब वो अपने मायके से ससुराल जाती है तो उसका अपना ससुर विश्राम उसकी इस आजादी को पचा नहीं पाता। वो हिस्सा तो पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो ससुर विमली के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश करता है, और जब विमली इसका कड़ा विरोध करती है तो वो ससुर उसे अफीम खिलाकर बेहोश करता है और उसके साथ बलात्कार करता है। ये समाज का सबसे घिनौना रूप है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। जब विमली होश में आती है और इसका विरोध करती है, तो वो ससुर अपने पाप को छिपाने के लिए उल्टा विमली पर ही घर में चोरी करने और किसी प्रेमी के साथ भागने का झूठा इल्जाम लगा देता है। वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता है कि ये औरत तिरिया चरित्र कर रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरा गांव बिना कोई जांच किए, बिना विमली का पक्ष सुने पंचायत बुला लेता है। ये पंचायत का फैसला इस कहानी का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है। वो पंचायत उस ससुर से एक भी सवाल नहीं करती, वो सीधे विमली को चरित्रहीन घोषित कर देती है। शोध पत्र में इस दृश्य का जो विवरण है, उफ, जब पंचायत सजा सुनाती है तो उसका ससुर एक गरम करछुल या लोहे की चम्मच से विमली के माथे को दाग देता है। हाँ, ये कोई साधारण सजा नहीं है, ये एक सिंबल है। बिल्कुल। सदियों से इंसान किसी जानवर पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए उसे गरम लोहे से दागता आया है। ये वैसा ही है। ये समाज द्वारा ये घोषणा करने का तरीका है कि ये औरत हमारी संपत्ति है, और अगर ये हमारे नियंत्रण से बाहर जाएगी तो हम इसे इसी तरह सरेआम दाग देंगे। लेकिन विमली हार नहीं मानती। नहीं, विमली का जवाब इस कहानी को साहित्य के इतिहास में हाशिए की स्त्री का एक बहुत बड़ा वैचारिक विद्रोह बना देता है। वो उस भयानक दर्द के बावजूद पंचायत के सामने एकदम निडर होकर खड़ी होती है और चीख कर कहती है, मुझे पंच का फैसला मंजूर नहीं। पंच अंधा है, मैं ऐसे फैसले पर थूकती हूँ। ये थूकना साधारण बात नहीं है। प्रेमचंद के यहाँ इंदिरा ने समाज के नियमों के भीतर रहकर अपना घर बचाया था, लेकिन विमली समाज के उन नियमों को ही पूरी तरह खारिज कर देती है। क्योंकि वो जान चुकी है कि ये नियम केवल शोषकों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। उसका ये थूकना सिर्फ एक पंचायत पर नहीं, बल्कि उस पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था पर है जो एक रेपिस्ट को बचाती है और पीड़िता को दागती है। एकदम सही। लेकिन ये विद्रोह सिर्फ विचारों या शब्दों तक सीमित नहीं रहता। शिवमूर्ति की कहानियों के अगले पड़ाव में लड़ाई और भी आक्रामक हो जाती है। शोध पत्र हाशिए के समाज का चरम विद्रोह कहते हैं। ये लड़ाई अब शारीरिक और सामाजिक ढांचे को सीधे तौर पर तोड़ने तक पहुंच जाती है। कुच्ची का कानून इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। कुच्ची एक युवा विधवा है। और उस समय के समाज के बने बनाए नियम क्या कहते हैं? यही कि एक विधवा को अपने ससुराल वालों के रहमो करम पर जीना चाहिए या फिर अपनी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल।
उसके पति की मृत्यु के बाद उसके ससुराल वाले और जेठ उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। लेकिन कुच्ची क्या करती है? वो शनिचिरी की तरह कोई अनशन नहीं करती। वो किसी न्याय की भीख भी नहीं मांगती। वो सीधे समाज की सबसे कमजोर नस पर वार करती है। और वो वार क्या है? वो समाज के नियमों को तोड़कर बिना विवाह किए गर्भवती होने का दुस्साहस भरा निर्णय लेती है। बाप रे, उस समय के हिसाब से ये कितना बड़ा कदम था। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसे अपनी कोख से एक वारिस मिल सके और उसकी संपत्ति उसी के पास रहे। ये कदम पंचायत और पूरे पितृसत्तात्मक समाज के मुंह पर एक सीधा तमाचा है। हाँ, जब पंचायत उसे बुलाकर जलील करने की कोशिश करती है और मनुवादी नियमों का हवाला देती है, तो कुच्ची भरी सभा में उन्हें निरुत्तर कर देती है। वो उनसे सीधा सवाल पूछती है कि जब वो दर-दर की ठोकरें खा रही थी, तब ये समाज और इसके नियम कहाँ थे? सही बात है। जब उसे सहारे की जरूरत थी तो कोई आगे नहीं आया। तो अब उसकी कोख और उसके जीवन पर फैसला सुनाने का अधिकार इन पंचों को किसने दिया? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब आप किसी को दीवार के कोने तक धकेल देंगे, तो वो आपके बनाए गए सारे कानूनों को फाड़कर फेंक देगा। और यही चरम आक्रामकता शिव मूर्ति की एक और कहानी अकाल दंड में देखने को मिलती है, जहां शोषण के खिलाफ लड़ाई बहुत खूनी हो जाती है। अकाल दंड में सुरजी नाम की एक गरीब मजदूर महिला है। एक भ्रष्ट सेक्रेटरी लगातार उसका शोषण करने की कोशिश कर रहा है। जब वो सेक्रेटरी अपनी हदें पार करते हुए उसके साथ बलात्कार का प्रयास करता है, तो सुरजी कोई पुलिस नहीं बुलाती। वो हंसिए से उस सेक्रेटरी के अंगों को ही काट डालती है। यह एक बहुत ही भयानक और ग्राफिक दृश्य है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान या तंत्र को समझें, तो ये क्यों हो रहा है? शिव मूर्ति की कहानियों में यह हिंसा अचानक आसमान से नहीं टपकती। बिल्कुल नहीं, ये हिंसा किसी मजबूरी का अचानक फूटना है। हाँ, जब पुलिस, पंचायत, लीडर सब मिलकर कसाई बाड़ा में तब्दील हो चुके हैं, जहां न्याय की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो सुरजी जैसी महिलाओं के पास क्या विकल्प बचता है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो साहित्य स्पष्ट करता है कि ये कहानियां किसी विचारधारा का थोपा हुआ एजेंडा नहीं है। ये जमीनी हकीकत का विस्फोट है। ये संस्थागत विफलता का सीधा परिणाम है। जैसे एक प्रेशर कुकर। एकदम सही एनालॉजी है। भौतिकी का एक बहुत ही सरल नियम है। अगर आप किसी बर्तन में दबाव बढ़ाते जाएंगे और उसमें से भाप निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो वो बर्तन फटेगा ही। और यही विस्फोट शिव मूर्ति की एक और कहानी बनाना रिपब्लिक में भी दिखाई देता है। हाँ, बनाना रिपब्लिक में सदियों से चले आ रहे सवर्णों के प्रभुत्व को चुनौती दी जाती है। शेपर है, जिसे गांव का ताकतवर वर्ग अपने पैरों की जूती समझता था, वो प्रधान की कुर्सी पर काबिज हो जाता है। और ये सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं है, ये पूरे गांव के शक्ति संतुलन का भूकंप है। बिल्कुल, जो वर्ग सदियों से आदेश देने का आदी रहा है, उसके लिए अब उसी इंसान से आदेश लेना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये कहानी दिखाती है कि सत्ता हस्तांतरण कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होता, खासकर तब जब समाज गहराई से बटा हुआ हो। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सभी शोध पत्रों, प्रेमचंद और शिवमूर्ति की कहानियों को एक साथ रखकर देखें, तो सुनने वालों के लिए इसका मुख्य सार क्या है? सबसे बड़ा सार यह है कि साहित्य सिर्फ मन बहलाने का साधन नहीं है। ये समाज का एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है। ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो हमें हमारी गिरावट की कहानी सुनाता है। गिरावट की कहानी? हाँ, देखिए, प्रेमचंद के समय में शोषण और गरीबी के बावजूद एक सामूहिक भरोसा था। एक उम्मीद थी कि समाज का ज़मीर जिंदा है। जैसे हामिद की प्यार और रंभा के समर्पण में एक विश्वास था कि अच्छाई अपना रास्ता निकाल ही लेगी। लेकिन जब हम आज के शिवमूर्ति के युग तक आते हैं, तो वो उम्मीद और आदर्शवाद का बुलबुला पूरी तरह टूट चुका है। क्योंकि आजादी के दशकों बाद भी जब हाशिए के व्यक्ति ने देखा कि जिन कानूनों और संस्थाओं ने उसे आजादी का सपना दिखाया था, वो खुद ही उसके शोषक बन गए हैं, तो वो सामूहिक भरोसा मर गया। एकदम सही। उस टूटे हुए भरोसे की जगह एक आक्रामक, हिंसक और अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई ने ले ली है। शनिचरी, विमली, कुच्ची और सुरजी, ये सभी उसी मोह भंग की उपज हैं। वे समझ गए हैं कि समुदाय अब रक्षक नहीं रहा, समुदाय ही शिकारी बन चुका है। यही कारण है कि प्रेमचंद के पात्र जहां समाज के भीतर समाधान खोजते हैं, वहीं शिवमूर्ति के पात्र समाज के ढांचे को ही तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। ये सच में ऐसा सफर है जो मासूमियत के छिन जाने से शुरू होकर अस्तित्व की एक खूनी लड़ाई पर खत्म होता है। इस गहन चर्चा के अंत में जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आज हम सभी आधुनिक शहरों में बैठे हैं।
हम कंक्रीट की ऊंची इमारतों में काम करते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी अदालतें हैं, संविधान है और महिलाओं तथा हाशिए के लोगों के लिए बहुत सी पॉलिसी और बड़े बड़े कानून हैं। और हमें लगता है कि बहुत आगे आ गए हैं। हाँ, हम शायद ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि शिव मूर्ति का वो क्रूर गांव हमसे बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज के इस आधुनिक सिस्टम ने हाशिए के लोगों और महिलाओं के लिए न्याय को सच में आसान बना दिया है? या फिर आज की हमारी ये चमचमाती कॉर्पोरेट संस्थाएं, हमारे आधुनिक दफ्तर और कमेटियां शिवमूर्ति की कहानियों की उसी पंचायत का ही एक नया, ज्यादा पॉलिश किया हुआ रूप है? जो बस अलग तरीके से एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर फैसले सुनाती हैं। बिल्कुल, लेकिन जब सच में किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर आरोप लगता है, तो क्या उनका मूल चरित्र आज भी उसी ससुर या उसी भ्रष्ट प्रधान को बचाने के लिए काम नहीं करता? खुद सोचिएगा। ये सवाल बहुत चुभने वाला है, लेकिन सच है। समाज की इस एक्सरे रिपोर्ट को अपने आसपास रखकर जरूर देखिएगा। शायद आपको वो टूटी हुई हड्डियां और धुंधले दाग आज भी दिखाई दे जाएं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।